आज मैं इस वीडियो में जो आपने कंपनी के जो लेखे होते हैं और कंपनी के लेखों में आपके अंशों के प्रकार, ऋण पत्रों के प्रकार और अंशों का निर्गमन और ऋण पत्र निर्गमन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि प्रतिभूतियाँ प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रतिभूतियाँ प्रीमियम जो होती है वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये प्रीमियम कब प्राप्त होता है कि जब हम अपने अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करते हैं तो हमें प्रीमियम प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो प्रीमियम जो प्राप्त होता है अंशों के निर्गमन के पर ही प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो प्रीमियम की जो प्रकृति होती है वो दीर्घकालीन प्रकृति की होती है। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष प्रीमियम को जो हम पूंजीगत लाभ भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रतिभूति प्रीमियम का जो प्रयोग हम बोनस अंशों के निर्गमन पर कर सकते हैं और यह पूंजीगत हानियों को अपलेखन करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूंजी संचय को जो हस्तांतरित की जाए, जो यह प्रतिभूति प्रीमियम जो हस्तांतरित की जाती है वो आपके पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाती है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंश के निर्गमन मूल्य पर अंकित मूल्य का अधिक्य क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहले आप इसे समझ लीजिएगा कि किसी अंश के निर्गमन मूल्य पर अंकित मूल्य का अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य आपका अधिक है अंश का और निर्गमन मूल्य कम है। ठीक है, यानी कि जब अपने अंशों को आप अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करते हो, ठीक है, तो वो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, बट्टे पर कहलाते हैं। यानी कि हम अपने अंशों का जो निर्गमन कर रहे हैं वो बट्टे पर कहलाते हैं। जैसे कि अंकित मूल्य हमारा किसी अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये हो गया और निर्गमन मूल्य 8 रुपये हो गया, यानी कि हम 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम बट्टे पर यानी कि डिस्काउंट पर उस अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बट्टे पर हो जाएगा। और अगर हम अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करते हैं कि मान लीजिए अंकित मूल्य आपका 10 रुपये है और निर्गमन मूल्य आपका 12 रुपये है, तो 2 रुपये हो जाएगा, तो वो 2 रुपये हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यह अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन की बात कर रहे हैं तो हम अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमन कर रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार अंश का आशय है वे अंश जो, ठीक है, तो अधिकार अंश वे होते हैं कि जो वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए जाते हैं। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(a) के अनुसार कहा गया है कि यदि कोई कंपनी अपने नए अंशों का निर्गमन करेगी तो सबसे पहले यह अपने नए अंश वर्तमान अंशधारियों को उनके अंशों के अनुपात में जारी किए ही जाएंगे और इसे ही क्या कहते हैं, अधिकार अंश कहा जाता है। ठीक है, तो अधिकार अंश का आशय है कि वे अंश जो वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अपने प्रतिभूति का प्रयोग जो कर सकती है वह अपने सदस्यों को पूर्णतः बोनस अंश निर्मित करने के लिए कर सकती है। ठीक है, देखिएगा इसमें और भी कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार कहा गया है कि कंपनी जो अपनी प्रतिभूति प्रीमियम को जो प्रयोग कर सकती है वो पूर्णतः बोनस अंशों के निर्गमन में कर सकती है, प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने में कर सकती है और शोधन पर प्रीमियम का भुगतान कर सकती है और अंशों के निर्गमन पर छूट को अपलिखित करने में प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय ही याचित किया जा सकता है कहलाता है। ठीक है, तो अयाचित पूंजी का भाग जिसे कंपनी समापन के समय पे ही याचना कर सकती है, मांग कर सकती है, वो आपकी संचित पूंजी कहलाती है। ठीक है, देखिएगा कि अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय ही याचित किया जा सकता है संचित पूंजी कहलाती है और संचित पूंजी केवल कंपनी के समापन की दशा में देनदारियों के भुगतान के लिए सुरक्षित रखी जाती है, यह सिर्फ समापन के समय ही मांगी जाती है। ठीक है, तो अयाचित पूंजी का भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है वो आपकी संचित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ऋण पत्रों के शोधन करने के पश्चात जो शेष बच जाता है उसे आप सामान्य संचय खाते में आप हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, देखिएगा कि विनियोग की जब हम बिक्री करते हैं तो विनियोग की बिक्री करने के बाद जो हम ऋण पत्रों का जो शोधन करते हैं, ठीक है, उनकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, विनियोगी बिक्री करने के पश्चात हम ऋण पत्रों का शोधन करते हैं और उनका ऋण पत्रों का शोधन करने के पश्चात भी जो शेष बच जाता है, ठीक है, तो उस शेष को हम क्या करते हैं, वो शोधन कोष खाते में ही हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका शोधन कोष खाता हो जाएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पूछा गया है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों का जो निर्गमन कर सकती है वो सममूल्य और प्रीमियम पर ही कर सकती है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन पूछा था कि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो यानी कि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी अपने सममूल्य पर भी निर्गमन कर सकती है, प्रीमियम पर भी निर्गमन कर सकती है, बट्टे पर भी निर्गमन, तीनों प्रकार से कर सकती है। ठीक है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार की बात हो रही है, तो इसलिए अब अंशों का निर्गमन जो किया जा सकता है वो सममूल्य और प्रीमियम पर ही किया जा सकता है। केवल स्वेट अंशों को ही कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या होता है कि कंपनी के जो केवल स्वेट अंशों को ही छूट पर यानी कि बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, केवल सममूल्य या प्रीमियम पर किया जा सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी का वित्त का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो समतांशों के निर्गमन से कंपनी जो है वित्त को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशों से भी आप कंपनी जो अपने वित्त प्राप्त कर सकती है, और ऋण पत्रों के निर्गमन से भी कंपनी वित्त प्राप्त कर सकती है। ठीक है, केवल स्थायी संपत्ति से जो है कंपनी वित्त प्राप्त नहीं कर सकती है, यानी कि कंपनी के वित्त का स्रोत कौन नहीं है, स्थायी संपत्ति नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका स्थायी संपत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश आवंटन खाता है एक, तो अंश आवंटन खाता जो होता है वो आपका व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, क्योंकि अंश जो आवंटन किए जाते हैं वो व्यक्तिगत के नाम से ही जो आपके आवेदककर्ता होते हैं। ठीक है, तो आवेदककर्ता के नाम पर ही जो है उन्हें अंशों का अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अंश आवंटन खाता जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है आपका। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाए। देखिए सारणी ए की बात हो रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा है कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 में सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज जो लगाया जाता है वो यानी कि वो 5% लगाया जाता है। ठीक है, और जो ये बकाया राशि पर तो यानी कॉल इन एरर पर तो आपका 5% होता है, और अगर कॉल इन एडवांस होता है यानी कि अग्रिम राशि पर होता है तो उसका जो ब्याज की दर होती है वो 6% होती है। टेबल ए के अनुसार यानी कंपनी अधिनियम 1956 टेबल ए के अनुसार की बात हो रही है। अब वर्तमान में जो है आपकी वो कंपनी अधिनियम 2013 है। ठीक है, और 2013 के में जो टेबल चलती है वो आपकी टेबल एफ चल रही है। ठीक है, देखिए वर्तमान में टेबल एफ है। ठीक है, कि वर्तमान में टेबल एफ कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, अगर 2013 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जाता है यानी टेबल एफ के बारे के अनुसार पूछा जाता तो आपका अंशों की बकाया राशि पर ब्याज जो लगाया जाता है वो आपका 10% लगाया जाता है, यानी कॉल इन एरर पर जो आपका ब्याज लगाया जाता है वो आपका 10% लगाया जाता है, और कॉल इन एडवांस पर वो आपका परसेंटेज जो लगाया था वो 12% लगाया जाता है। ठीक है, देखिएगा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बकाया याचना पर 10% तथा अग्रिम याचना पर 12% ब्याज देय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है। ठीक है, तो अभिदत्त पूंजी यानी कि सब्सक्राइब पूंजी और याचित पूंजी यानी कॉल अप पूंजी में अंतर जो कहलाता है वो हमारा क्या है, अयाचित पूंजी कहलाता है। ठीक है, अभिदत्त पूंजी मान के चलिएगा कि मान लीजिए कोई हमारा अंश जो है वो 10 रुपये का है, और उसमें से हमने मांग जो यानी कि याचित मांग जो की यानी कॉल अप किया गया है वो कुल 6 रुपये किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब 10 में से 6 चले जाएंगे, आपके -4 बच जाएंगे, यानी कि 4 जो रुपये हो जाएंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, अयाचित पूंजी कहलाएगी। ठीक है, तो अभिदत्त पूंजी और अयाचित पूंजी का अंतर जो कहलाता है वो आपकी अयाचित पूंजी कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 रुपये सममूल्य का अंश 12 रुपये में बेचा जाता है तो 2 रुपये की राशि को माना जाएगा, तो 2 रुपये की राशि आपकी क्या होती है, प्रीमियम कहलाएगी। ठीक है, कि यदि कोई अंश अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, तो वो अधिक जो कहलाता है वो प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 रुपये क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, तो एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व जो होता है उनके द्वारा यानी कि अंशधारियों द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंशों के अंकित मूल्य तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी समता अंशधारी होते हैं, तो ठीक है, सभी समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, यानी कि एक जो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, और समता अंशधारी को ही वार्षिक सामान्य समय में भाग लेने और मत देने का अधिकार
होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जिन्हें, ठीक है, जिन्हें कंपनी के विद्वान अंशधारियों को निर्मित किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी पीछे पूछा गया था। ठीक है, तो अधिकार अंश वे अंश होते हैं जो कंपनी के विद्वान अंशधारियों को उनके अंशों के अनुपात में ही निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग जो है वो सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और किन कंडीशन में किया जा सकता है, देखिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग जो सदस्यों को बोनस अंश निर्मित करने के लिए किया जा सकता है, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अभिलिखित करने के लिए किया जा सकता है, व्यवसाय की ख्याति को अभिलिखित करने के लिए किया जा सकता है, पूर्वदत्त अंशों के शोधन पर प्रीमियम के भुगतान के लिए किया जा सकता है, और ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट को अभिलिखित करने के लिए किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग, परंतु सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन जो वो 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अंशों के निर्गमन पर जो अभिगोपकों यानी कि एजेंटों को जो कमीशन देते हैं वो 5% देते हैं, और ऋण पत्रों पर अगर ऋण पत्रों पूछा जाता है तो ऋण पत्रों पर अभिगोपन कमीशन जो होती है वो आपकी 2.5% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम अंश आवेदन की राशि होती है। ठीक है, तो न्यूनतम आवेदन की जो राशि होती है वो अंशों के अंकित मूल्य का 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंशों के अंकित मूल्य से अंशों के अंकित मूल्य का 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट शेयर वे शेयर होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं। ठीक है, राइट शेयर वही आपके अधिकारांश वाले क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अधिकारांश यानी कि राइट शेयर कौन से होते हैं, क्या होते हैं कि जो वर्तमान शेयर धारकों को ही प्रस्तावित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश आवेदन की पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो अंश आवेदन की यानी शेयर एप्लीकेशन की जो प्राप्त राशि होती है आवंटन के समय जो समायोजित की जाती है वो अंश आवंटन खाते में ही क्रेडिट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों के निर्गमन पर अंश के अंकित मूल्य से जो अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है तो उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो अंशों के अंकित मूल्य से जब अधिक राशि पर निर्गमन किया जाता है तो उसे प्रीमियम बोलते हैं, तो इसे अंश प्रीमियम खाते में क्या क्या है क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अभिलिखित करने के लिए अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है, सही है। कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अभिलिखित करने के लिए प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। बोनस अंशों पर निर्मित करने के लिए प्रीमियम अंशों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने, तो एक कंपनी अपने समतांशों को भी, पूर्वाधिकार अंशों को और ऋण पत्रों को, इन सभी को स्वयं वापस यानी कि क्रय कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिगोपक वह व्यक्ति होता है। ठीक है, तो अभिगोपक जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति होता है कि जनता द्वारा न क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है, यानी कि ऐसे अंश जो जनता द्वारा नहीं खरीदे जाते हैं वो अंश जो है अभिगोपक खरीद लेते हैं, ऐसा वादा करते हैं, तो वो अभिगोपक एक व्यक्ति होता है। ठीक है, वह व्यक्ति होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चालू स्टॉक कीमत ₹50 प्रति अंश है और एक नया राइट शेयर 4 अंशधारकों को सौंपा गया है और ₹45 प्रति शेयर अंशदान कीमत पर है, तो राइट का मूल्य क्या होगा। ठीक है, राइट शेयर का मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिएगा तो इस शेयर का जो मूल्य है हमारे स्टॉक में ₹50 है। ठीक है, और अंश अभिधान जो किया गया ₹45 किया गया है। ठीक है, देखिएगा तो हम क्या करते हैं कि 50 जो कीमत मूल्य स्टॉक में जो कीमत मूल्य है और अंशदान जो किया गया 45 में किया गया, तो 50 में से आप 50 माइनस 45 कर दीजिएगा, देखिए 5 आ जाएगा। और आपके 4 अंशधारकों एक अंश 4 अंशधारकों पर तो राइट शेयर थे ही, और एक अंश एक नया राइट अंश और दे दिया गया है, तो 4 + 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 4 + 5 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 50 में से 45 गए, 5 बचेगा। ठीक है, और 4 में 1 प्लस और राइट शेयर होगा तो 5 हो जाएगा, 5 से जब 5 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो राइट शेयर का जो मूल्य अब आ जाएगा वो आपका ₹1 आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ न्यूनतम राशि अंशों के अंकित मूल्य का निम्नलिखित प्रतिशत मांगा जाना चाहिए। ठीक है, तो एक कंपनी अपने अंशों के पर जो अंकित मूल्य का की पर जो 5% से अधिक आवेदन की राशि, ठीक है, कम से कम 5% की राशि मांग सकती है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी संरचना अनुपात है। ठीक है, तो पूंजी संरचना अनुपात क्या था? पूंजी संरचना अनुपात जो होता है वो आपका ऋण क्षमता अनुपात और ऋण पूंजी अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह व्यवसाय के विद्वान क्षमता अंश पूंजी और ऋण पूंजी के मध्य का अनुपात कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये समता अंश पूंजी और ऋण पूंजी के मध्य का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समता अनुपात ऋण, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो एक कंपनी कभी भी अपने शोधनीय समतांशों को निर्गमित नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के जो समतांशधारी होते हैं कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ठीक है, और उनके अंशों का जो भुगतान किया जाता है वो कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। ठीक है, तो एक कंपनी अब कभी भी निर्गमन नहीं कर सकती, शोधनीय समतांशों को निर्गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बोनस अंश जो होते हैं वो अंशधारियों को कंपनी द्वारा मुफ्त निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे लाभार्थी खाते का शेष से भी बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, अंश प्रीमियम खाते से ही बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं और सामान्य संचय खाते से ही बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोनस अंशों का अर्थ उन अंशों से है जिन्हें निर्गमित किया जाता है। ठीक है, तो बोनस अंश जो निर्गमित किए जाते हैं वो वर्तमान समता अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि बोनस अंश जो है वो कंपनी द्वारा अंशधारियों को मुफ्त निर्गमित किए जाते हैं। तो बोनस अंश केवल निर्गमित किए जाते हैं, तो बोनस अंश समता अंशधारियों को ही निर्गमित किए जाते हैं। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो अंशों को आप सममूल्य पर निर्गमन करना चाह रहे हैं या प्रीमियम पर निर्गमन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका निर्धारण जो निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। ठीक है, तो अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को जो आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका प्राप्त प्रीमियम जो होता है वो आपका पूंजीगत एक प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है। ठीक है, तो केवल अंश अधिपत्र को जो हम स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, सुपुर्दगी मार्ग से हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथमा अधिकार है। तो प्रथमा अधिकार क्या होता है? समता अंशधारियों का नवनिर्मित अंशों को पाने का अधिकार। ठीक है, ये वही आपके जो आपके अधिकार अंश होते हैं ना, उसी अंशों का कि जब कंपनी अपने अंशों को निर्गमित करती है तो सर्वप्रथम जो समता अंशधारियों को उन्हें पाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो प्रथमा अधिकार जो होता है वो समता अंशधारियों का नवनिर्गमित अंशों को पाने का अधिकार होता है।